नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं आज मिडिल ईस्ट की और मिडिल ईस्ट के बहाने दुनिया भर की अपडेट्स लेकर। लेकिन गंभीर बातों से शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक वीडियो। ये इजराइल का झंडा, अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में आप जानते हैं कि लगातार आंदोलन चल रहा है। वहां पर किसी ने इजराइल का झंडा लगा दिया था और एक कौवे ने, एक क्रो ने इस झंडे को किस तरह से हटाया, इसको किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। और जब रिकॉर्ड कर लिया तो यह पूरी दुनिया में वायरल हो गया कि कौवा भी, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के कौवे हैं, वो भी इजराइल के खिलाफ हैं, वो भी उनका झंडा हटा रहे हैं। दरअसल अमेरिका की ढेर सारी यूनिवर्सिटीज में लगातार इजराइल के खिलाफ और गजा में जो जेनोसाइड हो रहा है उसके खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे हैं। कल हमास ने एक बयान जारी करके कहा कि व्हाइट हाउस लगातार इस तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं उनको दबा रहा है और व्हाइट हाउस की तुरंत प्रतिक्रिया आ गई कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन दुनिया भर की सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें हम देख पा रहे हैं कि प्रोफेसर्स को गिरफ्तार किया गया है। यह वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें फिलॉसफी की एक सीनियर प्रोफेसर को पुलिस ने सिर्फ इस बात के लिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो गजा के जेनोसाइड की मुखालिफत कर रही थी। एक और वीडियो आया है जिसमें इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसकी मुखालिफत कर रही थी। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से उनको गिराया गया, उनका चश्मा दूर चला गया और उसके बाद उनको एक अपराधी की तरह गिरफ्तार किया गया। तो जब यूनिवर्सिटीज की प्रोफेसर्स को, महिलाओं को इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है अमेरिका में, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ या आम लोगों के साथ जो लगातार गजा के जेनोसाइड की मुखालिफत कर रहे हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा होगा। यानी बिल्कुल साफ है कि एक तरफ अमेरिका में जो युवा हैं, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये सारे लोग गजा में जेनोसाइड की मुखालिफत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका का जो निजाम है वो लगातार इस तरह के प्रदर्शनों को, इस तरह की मुखालिफत को, इस तरह के एहतजाज को लगातार सप्रेस करने में, दबाने में, तोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन ये जो आग है, ये जो गजा जेनोसाइड के खिलाफ आग है, वो केवल अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में नहीं रह गई है। जेएनयू ने, जो हमारी देश की यूनिवर्सिटी है, मैंने जानबूझ के जेएनयू का नाम लिया, जेएनयू के बारे में बहुत बुरी बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन जेएनयू की हमेशा से यही खूबी रही है कि दुनिया भर में जब भी कहीं हको हुकूक पे हमले हुए हैं, जब भी कहीं ह्यूमन राइट लोगों के छीने गए हैं, जब भी कहीं जेनोसाइड हुआ है, जब भी कहीं अन्याय हुआ है, जेएनयू के स्टूडेंट्स उसके पक्ष में खड़े हुए हैं। इसीलिए हिंदुस्तान का जो निजाम है, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो जेएनयू के छात्रों से इतना ज्यादा डरती है, इतना परेशान रहती है। तो जेएनयू ने बाकायदा एक बयान जारी किया अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में जिस तरह का दमन चल रहा है उसके खिलाफ। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो इंग्लैंड की बेहद जानी मानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वहां तो स्टूडेंट्स ने बिल्कुल जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में कैंप लगाकर विरोध हो रहा है, वैसे ही कैंप लगाकर गजा के जेनोसाइड का और इजराइल का विरोध करना शुरू किया है। और इसके असरात भी देखे जा रहे हैं। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट मतलब समझ लीजिए गृह मंत्रालय, वहां जो अरबी भाषा की स्पोक्स पर्सन थी, प्रवक्ता थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। लिंक्डइन पे लिखा कि इतने सालों तक काम करने के बाद अब जो हालात हैं, जिस तरह की बातें कहनी पड़ रही हैं, वो बातें कहना मेरी आत्मा गवारा नहीं कर रही है, मैं इस्तीफा दे रही हूं। पहले भी इस तरह के इस्तीफे हो चुके हैं, आप जानते हैं। तो एक बात तो यह कि अमेरिका और सारी दुनिया में इस तरह का जो माहौल बन रहा है वो शानदार है। पहली बार शायद फलस्तीन के लोगों के लिए इस तरह से पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं। अब आता हूं असली खबर पे, अब आता हूं बड़ी खबर पे। हुआ यह कि हमास ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक अगवा किया हुआ आदमी है जिसका नाम है हर्ष गोल्डबर्ग पॉलिन। हर्ष गोल्डबर्ग पॉलिन जो है वो बेसिकली अमेरिका का है, लेकिन बहुत लंबे समय से वो आकर रह रहा था, वो और उसकी फैमिली आकर रह रहे थे इजराइल के अंदर। मैंने आपको बताया है कि यहूदियों को इजराइल ने यह सुविधा दी है कि वो दुनिया के किसी भी देश के बाशिंदे हों तो उनको नागरिकता मिल जाती है इजराइल की।
मजेदार बात यह है कि दुनिया का कोई भी यहूदी जाकर इजराइल में रह सकता है, लेकिन फलस्तीन के लोग जो इजराइल के सारे अत्याचार के चलते फलस्तीन छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हुए हैं, उन्हें वापस लौटने का राइट नहीं है। खैर, ये हर्ष गोल्डबर्ग पालिन जो है, इसका एक वीडियो जारी किया गया 7 अक्टूबर को, जब इसको अगवा किया गया था, गोलियां चली थी, इसका हाथ कट गया था। इसने उस वीडियो में इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जम के मजम्मत की, मलामत की। उसने कहा कि जब नेतन्याहू और उसके दूसरे मंत्री बैठकर आराम से फैमिली के साथ लंच करते हैं तो हम इतने मुश्किल हालात में यहां पर रह रहे हैं। उसने बताया कि इजराइल की बमबारी में कितने सारे अगवा किए हुए लोग मारे जा चुके हैं और कितनी बार वो खुद बचा है किसी तरह से इजराइल के हमलों से। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे अगवा किए हुए लोगों को इजराइल मार चुका है। अब जब यह वीडियो बाहर आया तो पूरे इजराइल में नहीं, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। कई देशों ने मांग की कि ये जो अगवा किए हुए लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन इजराइल के अंदर आप जानते हैं कि लंबे समय से नेतन्याहू के खिलाफ एक आंदोलन चल ही रहा था जिसमें अगवा किए हुए लोगों को रिहा करने की बात थी, और अब वो आंदोलन और तेज हो गया है। ये वीडियो आने के बाद लोग सीधे बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे अगवा किए हुए लोग वापस नहीं आ पा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कतर ने कहा था अभी हाल में कि जो सीज फायर की बातचीत चल रही है, उस बातचीत के बार बार टूटने का कारण इजराइल है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि किसी तरह का सीज फायर हो, और जब तक सीज फायर नहीं होगा तब तक जो अगवा किए हुए लोग हैं वो रिहा नहीं हो सकते। अब जब यह वीडियो आया है तो सबको समझ में आ गया है कि कतर जो कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा था। दरअसल सीज फायर की बात जब से चल रही है, इजराइल लगातार उसमें रोड़े अटका रहा है। पहले उसने कहा एक लिस्ट हमें दीजिए कि आपके पास कौन कौन लोग हैं। हमास ने कहा कि आप लगातार हमले कर रहे हैं, लोगों को यहां से वहां शिफ्ट किया जा रहा है, कई लोग मारे जा रहे हैं, हम ऐसी लिस्ट कहां से दे सकते हैं। उसके बाद कहा कि 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, उनमें से 40 लोगों को रिहा कीजिए। हमास ने बताया कि 40 में से बहुत सारे लोगों को तो आपने मार दिया है, तो 40 लोग हमारे पास हैं ही नहीं। इसके अलावा लगातार हमास ने यह कहा है अभी तक कि जब युद्ध विराम हो, जब सीज फायर हो तो वो परमानेंट हो। इजराइल सिर्फ 6 महीने का सीज फायर करने को तैयार है। साथ में हमास यह कह रहा है कि सीज फायर जब हो तो इजराइल की सेना गजा से हट जाए। इजराइल इसके लिए भी तैयार नहीं है। बहुत सीधी सी बात है कि उसकी असली प्लानिंग जो है वो गजा पे किसी तरह से कब्जा करने की है। वो अपने अगवा किए हुए लोगों को रिहा कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। लेकिन अब जब यह वीडियो आया है तो पूरी तरह से बवाल मचा इजराइल में, दुनिया भर में बवाल मचा, और अब यह खबर आ रही है कि इजराइल इस बात के लिए तैयार हो गया है कि 40 की जगह 20 को भी रिहा कर दो, हम सीज फायर कर लेंगे। और परमानेंट के लिए तैयार तो नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल के सीज फायर के लिए वो तैयार हो गया है। अब 5 साल के सीज फायर को लगभग परमानेंट माना जा सकता है। 5 साल बाद बेंजामिन नेतन्याहू कहां होगा यही कोई नहीं जानता है। तो 5 साल का पीरियड अगर वो मान जाता है, इसीलिए दोबारा से एक बार कोशिशें शुरू हुई हैं कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए। कतर में ही दोबारा से बातचीत होगी। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और इजराइल कतर के ऊपर दबाव बना रहे थे कि किसी तरह से हमास को निकाल दिया जाए। लेकिन कतर के अंदर अब चाहे कतर के जो बादशाह हैं वो कुछ भी कहें, वो अमेरिका के प्रेशर में रहते ही हैं, लेकिन कतर के अंदर क्या माहौल है ये मैं आपको एक एग्जांपल से बता दे रहा हूं। एक मीटिंग हो रही थी जिसमें कतर के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि ज्यूज जो हैं, यानी जो यहूदी हैं, वो प्रॉफिट के हत्यारे हैं, इसलिए 7 अक्टूबर को जो हुआ उसको मैं गलत नहीं कहता हूं। अब देखिए, मैं उनकी बात का समर्थन नहीं करता हूं। मैं हमेशा कहूंगा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो गलत था। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इस तरह की हिंसा जिसमें आम शहरी मारे जाएं, चाहे वो इजराइल करे चाहे हमास करे, वो सही है। मैं इस बात में भी भरोसा नहीं रखता कि किसने प्रॉफिट को मारा था, किसने क्या किया था। इन बातों पे आज चीजें तय हों। 200 साल पहले, 400 साल पहले बहुत कुछ हुआ, उनको जब तक हम भूलेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ये यहां तक तो ठीक है। और मैं ये भी नहीं मानता कि जो कुछ हुआ उसकी सजा सारे यहूदियों को देनी चाहिए। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि बहुत सारे यहूदी ऐसे हैं जो नेतन्याहू के साथ नहीं हैं, जो फलस्तीन की आजादी की बात करते हैं, जो कहते हैं कि गजा में जेनोसाइड गलत है।
जैसे सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, जैसे सारे हिंदू जो हैं वो आतंकवादी नहीं होते, जैसे सारे ईसाई आतंकवादी नहीं होते, वैसे ही सारे यहूदी भी आतंकवादी नहीं होते। हर धर्म में ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं और हर धर्म में ऐसे लोग हैं जो बुरे हैं। तो सबको एक साथ लेने का भी मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कर रहा है उसके चलते पूरी दुनिया में यहूदियों के लिए एक नफरत नए सिरे से पैदा हो रही है। वो उसको एंटीसेमिटिज्म कह रहा है, लेकिन ये दरअसल नेतन्याहू जो कर रहा है उसके रिएक्शन से पैदा हुई चीज है, और उससे कम से कम अरब तो बच ही नहीं सकता, बाकी दुनिया भले बच जाए। मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिकी सरपरस्ती में पल रहे जो अरब के बादशाह हैं, जो अरब के निजामे हैं, उनका मामला अलग है, लेकिन अरब की जनता तो यह बात जानती है कि फलस्तीनी हमारे अपने लोग हैं। इसलिए चाहे वो टर्की हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे बाकी सारे मुल्क हो, हर जगह हमदर्दी जो है वो फलस्तीनियों के साथ है। और ये आने वाले टाइम में इन स्टेट्स में, इन राज्यों में बड़े चेंजेस भी करा सकती है। यही वजह है कि हुक्मरान भी बीच बीच में इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इजराइल पे हर तरफ से दबाव पड़ रहा है। मैंने जर्मनी के बारे में आपको बताया कि जर्मनी किस तरह से आंख मूंद के हमेशा खड़ा रहा है इजराइल के साथ, और मैंने आपको यह भी बताया है कि यूएन की एक जांच में यह पाया गया कि UNRWA जो फलस्तीन में इमदाद पहुंचाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उसके ऊपर जो आरोप लगा था कि UNRWA के लोग 7 अक्टूबर में शामिल थे, इसका कोई सबूत इजराइल दे नहीं पाया है। यह खबर बाहर आने के बाद जर्मनी ने कहा कि हम UNRWA को दोबारा से फंडिंग करेंगे। यह जर्मनी का एक बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका और दूसरे बहुत सारे मुल्क जो बड़े फंडर्स थे वो पीछे हट चुके हैं इजराइल के प्रेशर में, लेकिन जर्मनी अब आगे आके कह रहा है, नॉर्वे पहले ही कह चुका है कि हम UNRWA को फंडिंग करेंगे। यही प्रेशर था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह स्वीकार किया कि फ्यूल की जो डिलीवरी हमने बंद की थी वो गलत था, और दोबारा से ईंधन यानी कि फ्यूल जो है वो पहुंचाना शुरू हुआ। लेकिन आप शैतान को देखिए, उसकी शैतानी कभी नहीं जाती। वो कह रहा है कि ये जो फ्यूल जा रही है ये गाड़ियों में तो यूज की जा सकती है, लेकिन हॉस्पिटल्स में जो घायल लोग पड़े हुए हैं उनको बचाने के लिए इसका यूज नहीं हो सकता है। आप बताइए इससे ज्यादा शैतानी बात क्या हो सकती है? अगर आपका कोई घर का आदमी हॉस्पिटल में पड़ा हो और आपके पास इतना फ्यूल हो कि या तो आदमी बच जाए या तो आप गाड़ी से चले जाएं, तो आप कहेंगे भाड़ में गई गाड़ी और किसी भी तरह मेरे घर के बंदे को बचाओ। लेकिन इजराइल क्या कह रहा है, नेतन्याहू क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि गाड़ी चलाओ, लेकिन जो लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उनको बचाने के लिए कुछ मत करो। और यह प्रेशर बहुत तरीकों से है, आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं। लगातार नॉर्दर्न इजराइल में लड़ाई चल रही है हिजबुल्लाह के साथ, और हिजबुल्लाह ने यह इशारा किया है कि अगर रफा पे हमला होता है तो हम फुल स्केल वार के लिए चले जाएंगे। यानी इजराइल अगर रफा पे हमला करता है तो हिजबुल्लाह जो पहले ही अपनी रेंज बढ़ा चुका है, अंदर तक आकर मिसाइलें फेंक रहा है, उसने यह कहा कि हम अपने हमले और बढ़ा देंगे, यह फुल स्केल वार हो जाएगा। हूती लगातार हमले कर ही रहा है। कल ही खबर आई है कि इजराइल के एक शिप पर उसने हमला किया है। ईरान कह चुका है कि अगर इजराइल ने जरा भी हरकत की तो इजराइल का वजूद जो है वो नक्शे से मिट जाएगा। तो एक तरफ तो जो दुश्मन मुल्क हैं, ईरान हो गया, यमन हो गया, हिजबुल्लाह हो गया, ये तो दबाव बना ही रहे हैं। दूसरी तरफ जो दोस्त मुल्क हैं, मैंने जर्मनी का आपको बताया, मैंने बताया कि अमेरिका के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने बताया कि ब्रिटेन के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, इटली के अंदर, यानी जो दोस्त मुल्क लगते हैं उनके अंदर भी हुक्मरान भले खामोश हैं, लेकिन जनता सड़क पे है। दुश्मन मुल्कों का प्रेशर है ही, और देश के अंदर यह प्रेशर है कि जनता सड़क पे आके कह रही है कि किसी भी तरह से हमारे लोगों को छुड़ाओ। इन सारे प्रेशर में फिर से तैयार हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर के लिए। 40 से घटाकर 20 कर दिया है नंबर उसने, कि अगर 20 लोगों को भी वो छोड़ देता है शुरू में तो सीज फायर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस पर फलस्तीन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। खलील अल हाया ने, जो इस बातचीत में मेन रिप्रेजेंटेटिव है हमास के, एक बड़ी मजेदार बात कही है। उन्होंने कहा है कि यूएन का जो प्रपोजल था जिसमें 55% जमीन दी गई थी इजराइल को और 45% जमीन दी गई थी फलस्तीन को, अगर वो पूरी तरह से इजराइल मान ले, हमारे इलाके खाली कर दे, तो हम हथियार डालकर मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आने को तैयार हैं।
यानी एक टेम्पररी जो टू स्टेट सोल्यूशन होगा, इसको मानने के लिए हम तैयार हैं और इसके बाद हम हथियार नहीं उठाएंगे। यह बहुत बड़ा पासा उन्होंने फेंका है दुनिया के सामने कि दुनिया को उन्होंने यह कहा है कि हमास ने हथियार इसलिए उठाया है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने जो कुछ तय किया था इजराइल वो नहीं मान रहा है। अगर दुनिया ये प्रेशर बनाए कि यूनाइटेड नेशंस की बात मानकर 55% जमीन में इजराइल रहे और 45% जमीन में फलस्तीन रहे तो हम हथियार छोड़ देंगे। इस बीच में जो सबसे बड़ा खतरा बढ़ा है वो आईसीसी का खतरा बढ़ा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। जब मैंने इस पर वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों ने आश्चर्य किया था, ऐसा कैसे हो सकता है। जाकर इजराइल के अपने अखबार पढ़ लीजिए, वहां पर आज भी खबरें हैं कि यह डर बैठा हुआ है कि आईसीसी वारंट जारी कर सकता है नेतन्याहू, गैलेंट और कुछ इजरायली ऑफिसर्स के खिलाफ। इस वारंट का मतलब यह नहीं है, मैंने उस दिन भी बताया था कि नेतन्याहू तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन इस वारंट का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में वो वांटेड माना जाएगा और ऐसे किसी भी मुल्क में नहीं जा पाएगा जो यूएन से रिलेटेड है। अगर जाता है तो उस मुल्क की यह जिम्मेदारी होगी कि नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाए। इससे बचने के लिए नेतन्याहू अपने तमाम दोस्त मुल्कों को फोन कर रहा है और उनसे कह रहा है कि प्रेशर बनाओ आईसीसी पे कि इस तरह का कोई वारंट नहीं आए। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई वारंट आ जाता है तो फिर नेतन्याहू की क्या पोजीशन होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो ये है आज की अपडेट्स। जंग चल रही है, अभी जंग रुकी नहीं है, जंग चल रही है। गजा के अंदर भी चल रही है जंग, नॉर्दर्न इजराइल में हिजबुल्लाह के साथ चल रही है, रेड सी के अंदर यमन के साथ चल रही है, जंग लगातार चल रही है। लेकिन एक ये जो वीडियो रिलीज हुआ जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके बाद सारी दुनिया से जिस तरह का प्रेशर पड़ रहा है, नेतन्याहू एक बार फिर आगे बढ़ा है सीज फायर के लिए, जिस पे हमास ने बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। मैं तो यही चाहूंगा कि सीज फायर हो जाए, जंग रुके और गजा को फिर से बसाया जाए और साथ में फलस्तीन की आजादी के लिए पुरजोर तरीके से कोशिशें जारी हों। आज के लिए इतना ही। और वो अपील जो जरूरी होती है, अगर आपको लगता है कि जब सारी दुनिया खामोश हो रही है धीरे धीरे फलस्तीन और इजराइल को लेकर, तो हम लगातार फलस्तीन के हक में सारे खतरे उठाकर आवाज उठा रहे हैं। अगर आपको यह लगता है कि इस कोशिश को जारी रहना चाहिए तो हमें कमेंट में भी बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और अगर मुमकिन हो तो 3 रुपए रोज से भी कम पर हमारी मेंबरशिप लीजिए, हमारी ताकत बनिए, ताकि हम लगातार 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 हक की आवाज उठाते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।